नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसे इतिहास शुरू होता है ना, बहुत सारे बच्चे को जो है नींद लगना, सर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन भैया एक बात समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपका ये नींद आना, सर दर्द, ये सब छूट जाएगा। क्योंकि आज अलग तरीके से आप लोग को इतिहास समझने को मिलेगा। एकदम कहानी जैसे कोई मूवी देखते हैं तो पूरी कहानी आप लोग समझ जाते हैं। 2 घंटे में 1.5 घंटे की जो कहानी होती है वो आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं। उसी प्रकार से आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा गजब होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद जो है पूरा आप लोग का एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा और समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को मैं यूरोप के बारे में बताता हूं। ठीक है, यूरोप क्या है? एक महादेश है। महादेश बोलिए या महाद्वीप बोलिए। आप कहेंगे सर महादेश किसको कहते हैं? बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर महादेश या महाद्वीप किसको कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। जिन बच्चों का घर जो है गांव में होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहां पे कि 10, 12 या 8 या 10, कहीं 12 या 14 गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार से बहुत सारे देश मिलकर एक महादेश या महाद्वीप का निर्माण करता है। तो यूरोप के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारे देश हैं। क्योंकि यूरोप का क्या है? एक महादेश है। ओके, तो सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग जो है यूरोप के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे। हालांकि आपके किताब में नहीं दिया होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है, कि दुनिया में कुल 7 महादेश है या महाद्वीप है। दुनिया में कितना? 7 महादेश है। अब देखो, सातों का नाम आप लोग याद रखने का होगा, याद रखिएगा, नहीं तो नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एशिया समझ लीजिए। एशिया के अंतर्गत क्या आता है? भारत आता है। अपना भारत देश भी जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। ओके, अब ये जो है एशिया सबसे बड़ा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, और चौथा आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और पांचवा जो आप लोग का हो गया, ठीक है, अटलांटिक का, ठीक है, अटलांटिका, और यहाँ पे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, 7 महादेश का नाम आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि 5 महासागर है। 5 महासागर है। अब कौन कौन सा है? आपको क्या पता चला कि दुनिया में कुल 7 महादेश है। ठीक है, अब दुनिया में जो है 5 महासागर है। पहला हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी महासागर हो गया। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आइए यूरोप के बारे में हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यूरोप के बारे में हम आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज मैंने बोला कि यूरोप के बारे में पूरी तरह से हम आपको समझाएंगे। क्या चीज? देखो, यूरोप जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा और दुनिया का सबसे तीसरा अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। बात ये चीज समझ में आया जी? नहीं आया होगा, अच्छी तरह समझिए कि यूरोप जो है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा और दुनिया का सबसे तीसरा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे छोटा और दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा, ठीक है, तीसरा अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह चीज क्लियर हुआ जी? देखो कि यूरोप जो है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा और दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यूरोप का अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर यूरोप का अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर में यूरोप जो है फैला हुआ है। जो पृथ्वी के कुल क्षेत्र का, अगर पृथ्वी का जो है कुल क्षेत्र का जो है ये 6.8% है। अगर सतह की बात किया जाए तो 2% है। हम लोग भारत के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में टोटल
कितना 44 देश है। अगर वेबसाइट वगैरह पे चेक करने जाएंगे तो आपको जो है कभी 46 कभी 49 आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देखा जाए तो यूरोप में जो है कितने देश हैं, 44 देश हैं। ठीक है, अब आते हैं एशिया के बारे में, जिसके अंतर्गत भारत पड़ता है। समझे, भारत के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते, क्या दिक्कत है। एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत भारत भी पड़ता है। और एशिया का अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एशिया। ठीक है, जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% और पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल 8.7% है। अगर मैं बात करूं एशिया में कितने लोग रहते हैं तो 4.5 अरब से अधिक लोग जो है यहां पे रहते हैं एशिया। और एशिया के अंतर्गत भी बहुत सारे देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंतर्गत बहुत सारे देश हैं, तो एशिया के अंतर्गत भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, अब देखो दुनिया की कुल आबादी का 60% जो है एशिया में है। दुनिया की कुल प्रतिशत, दुनिया की कुल आबादी का 60% कहाँ है, एशिया में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है। देखिए एक एक चीज को समझते चलते हैं। 48 देश है, उसमें कितना था, 44 देश था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में 44 देश था, लेकिन एशिया में जो है 48 देश है। यदि रूस को जोड़ दिया जाए तो एशिया में 49 देश है। एक चीज समझिए, ये जो है यूरोप और एशिया, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे यूरोप और एशिया के बीच में ही रूस पड़ता है। और दुनिया का अगर सबसे बड़ा देश, अगर दुनिया का अगर सबसे बड़ा देश बोला जाए कौन सा है, तो ये आपका रूस ही हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया, और ये दोनों के बीच में जो है क्या पड़ता है, रूस पड़ता है। कभी एशिया वाला कहता है रूस मेरे इधर है, तो यूरोप वाला कहता है रूस मेरे इधर है। ठीक है, अगर रूस को जोड़ दिया जाए तो 49 देश होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं, ये किस चीज का है, यूरोप का है। और यहां पे आप देख रहे हैं क्या, बहुत सारे देश हैं। देखो जैसे यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य हो गया, ठीक है, सर्डेनिया हो गया, और यहाँ स्पेन है, यहाँ पे क्या है, फ्रांस है। यहीं से कहानी की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अगर कोई पूछ दे यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ था, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखना है फ्रांस में। और फ्रांस में कब शुरू हुआ था, 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद शुरू हुआ था। अब यहाँ से कहानी हम शुरू करते हैं और आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, यूरोप के बारे में आप लोग समझिए। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, ये चीज़ें के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो भावना जगा था, क्यों जगा था, क्यों जगा था, सवाल आता है ना मेरे भाई। तो समझना मेरे भाई, यहाँ पे पूरी कहानी आपको समझाते। देखो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, आज से 200 साल पहले चला जाओ, तो पहले क्या होता था, एक राजा होता था। किसी भी देश में जाइए तो वहाँ का राजा होता था। देश में जाते थे तो क्या होता था, राजा होता था। वहाँ तक ही नहीं, अगर मैं भारत के बात करूँ तो भारत में आज़ादी से पहले जितने भी राज्य था, उस सभी राज्य में क्या था, राजा था। ठीक है, और यहाँ पे फ्रांस में भी क्या चलता था, राजतंत्र चलता था। ठीक है, अब राजतंत्र क्या होता है, जहाँ पे राजा को सर्वमान्य माना जाता है। अगर राजा जो बोल दिया वो चीज़ आपको करना होगा। अब भैया एक बात बताइए, वहाँ पे क्या होता, दूसरा वोटिंग वगैरह नहीं होता था पहले के ज़माना में। अभी तो हम लोग नीतीश कुमार को जिताते हैं, कभी लालू यादव को जिताते हैं, कभी किसी को जिताते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग सरकार को चुनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री के लिए, उनको हम चुने हैं तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे तो जाके बैठ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये जरूरी तो नहीं है यहाँ पे, अगर मैं भारत की बात करूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ये ऐसा जरूरी तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री को शायद
बेटा वगैरह है नहीं, वंश में कोई नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनके बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ तो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है कि नहीं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, एक राजा होता था और किसी देश पे किसी राजा का अगर चल रहा है सत्ता, वहां पे राज कर रहा है, तो वहां के नागरिक उसे राजा मानते थे और राजा का बेटा ही राजा बनता था। जो लोग थे वहां पे बहुत ज्यादा उनको कष्ट होता था, सताते थे राजा लोग, यहां तक कि वो अपने जमीन पे जो रहते थे, ठीक है, जो नागरिक लोग थे, नागरिक जो थे वो अपने जगह जमीन पे रहते थे, खेती करते थे, उसके बदले में भी उसे कर देना पड़ता था, सरकार को जो है, राजा को जो है टैक्स देना पड़ता था। इसी सभी चीज़ों से जो ऊब गया वहाँ की जनता सबसे। अब देखिए किसी चीज़ को, गरीब को मान लिया जाए, जो राजा है, राजा के बाद तो बाकी सब गरीब ही होगा, ठीक है, और किसी गरीब को इतना मत सताओ कि जो अपने आप पे आ जाए, तो फिर संसार बदल सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस में 1789 में फ्रांस में क्या होता है, वहां के नागरिक जो है भड़क जाते हैं, किसके प्रति, राजा के प्रति। और राजा उस समय कौन था भैया, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां। अब लुई 16वां जो था किस राजवंश से था, तो बुर्बो वंश से था। किस राजवंश से था, तो बुर्बो वंश के शासक था कौन, ये लुई 16वां। और लुई 16वां का शासन चल रहा था उस समय कहाँ पे, फ्रांस पे चल रहा था, समझे। तो फ्रांस के जो नागरिक थे वो उस राजा से ऊब जाते हैं, ठीक है। और राजा से जब ऊब जाते हैं तो भैया कहते हैं ना, ज़्यादा सताओगे तो, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सीधी सी बात, हम लोग कितना दूर दिन तक बर्दाश्त करते हैं। जब कहा जाता है, देसी भाषा में कथी है कि अगर पानी नाक के ऊपर हो जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, या तो मर जाते हैं इंसान या मार देते हैं सामने वाले को। तो वही चीज़ हुआ था, ये जो लुई 16वां जो था, वहाँ के जो नागरिक थे, जो फ्रांस के नागरिक थे, वो जो है इस राजा को सीधे फांसी पे लटका दिया था। कौन, वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोग इसको फांसी पे लटका दिया गया था, इसको मार दिया। और वहाँ पे क्या होने लगा, फिर राजतंत्र खत्म हो गया, फिर क्या होने लगा, प्रजातंत्र शुरू हो गया। इसी सब चीज़ के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और यहाँ से जब राष्ट्रवाद पनपता है, कहाँ से, फ्रांस से जब राष्ट्रवाद पनपता है, यहाँ के लोग जो है, जो राजा को मार दिया और राजा का सत्ता जो था खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, तो वहाँ पे क्या चलने लगा, प्रजातंत्र चलने लगा। और प्रजातंत्र चलने लगा तो क्या होगा, वहाँ का जीवन जो है खुशहाल हो गया वहाँ के नागरिकों का। तो बाकी जो भी राज था, जैसे स्पेन हो गया, ठीक है, जो भी देश था, जो भी था, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन भी है, जो भी आजू बाजू के जो भी देश था, सभी जगह यह जो है प्रचार होने लगा। भैया वहाँ पे जो है राजा को मार दिया, राजतंत्र खत्म हो गया, अब वहाँ पे प्रजातंत्र चल रहा है, वहाँ के नागरिक खुशहाल हैं। तो धीरे धीरे जो है ये अफवाह फैलने लगा और ये अफवाह जो है पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है। उसके बाद अपने भारत में भी आया था। तो हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, ओके। तो आइए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये मानचित्र से आप लोग को जो चीज़ था हमने समझा दिया कि इस प्रकार से हुआ, बाकी सभी चीज को समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है राष्ट्रवाद के बारे में समझ लेते हैं कि भैया राष्ट्रवाद कहते किसको है। अब एक बात बताइए, कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखे तो जरूर होंगे, है कि नहीं। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो लगभग भारत के आदमी देखते हैं, कहा है कि भैया पाकिस्तान से हमारा पुराना दुश्मनी है कि नहीं। तो ये चीज़ है। और जब दो प्लेयर खेल रहे, पाकिस्तान का और इंडिया का, ठीक है, जब दो प्लेयर खेल रहे वहाँ पे मैच चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, जब आप टीवी देखिएगा ना, कहिएगा मार 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 मार, छक्का मार छक्का मार, अरे विकेट आउट करना, यार क्या कर रहा है। ये जो चल रहा है, ये जो भावना आ रहा आपके मन में जो है जागृत हो रहा भावना, क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया वहाँ पे दो देश की बात चल रहा है, एगो पाकिस्तान का, एगो भारत का। हम लोग कहाँ से हैं, भारत से। तो अपने देश के प्रति जो ये भाव आ रहा है, हालांकि हम लोग वहाँ पे खेल नहीं रहे, लेकिन यहाँ से प्रदर्शित कर देते हैं, मार 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 छक्का मार, अरे कपार फोड़ दो उसका, बोलते हैं ना। तो ये सब जो चीज़ें चल रही है अपने देश के प्रति
राष्ट्रवाद ही होता है। मतलब क्या, राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्र किसको कहते हैं? एक चीज सवाल आता है, राष्ट्र किसको कहते हैं? अभी चल रहा है ना भारत के अंतर्गत, ये चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित हो रहा, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। ठीक है, हालांकि उन मुद्दों पे हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन समझ लीजिए, देखो हिंदू राष्ट्र घोषित भारत में, पहले एक चीज समझ लीजिए कि भारत का, कोई बच्चा अगर कमेंट करे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, वैसे तो हालांकि आप लोग जानते होंगे कि हॉकी है। क्या है? हॉकी है। लेकिन ये अभी प्रमाणित नहीं किया गया है कि हॉकी होगा। क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे भी रीजन है। भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। अभी ये कुछ बच्चे जानते होंगे हॉकी बोलेंगे, क्रिकेट भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये अभी प्रमाणित नहीं किया गया है हॉकी को भी। ठीक है, और भारत का अगर बात किया जाए, भारत का अगर बात करते कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात बताइए, अब राष्ट्रीय खेल इसलिए नहीं घोषित किया गया क्योंकि हर जगह हॉकी खेला नहीं जाता। आपको जानकारी है हॉकी खेलने का? एक दो बच्चे को जानकारी होगा हॉकी खेलने का, ज़्यादा बच्चे को नहीं पता। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग अगर यहाँ पे देखें, भारत के अंतर्गत देखते हैं कि भाषा भी जो है बदला हुआ। ऐसे हम लोग बिहार में हैं तो हिंदी भी बोल लेते हैं, ठेठी, देहाती सब भाषा चलता है बिहार में। ठीक है, जैसे हरियाणा जाओ हरियाणवी हो जाता है, केरल जाओ तेलुगु बोला, केरल में ना हैदराबाद में तेलुगु बोला जाता है, पंजाब जाओ पंजाबी बोला जाता है। तो मतलब जैसे जैसे आप स्टेट को चेंज करते हैं उस प्रकार से जो है भाषा बदल जाता है। केरल जाते हैं तो केरल वाला भाषा बोलना पड़ता है कि नहीं जी? इसलिए अगर भारत का राष्ट्रीय भाषा किसी एक भाषा को घोषित कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सा है आपका? अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी सभी जगह चलता है। ठीक है, कोई भी स्टेट में जाओ इंग्लिश बोलो समझ में आ जाएगा, लेकिन भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो एक अर्नेस्ट रेनर थे, वो कहते थे उनके अनुसार समान नस्ल, धर्म, भाषा से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। तो भैया भारत में अगर हम देखें तो समान नस्ल के लोग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी तरह के भाषा बोले जाते हैं। स्टेट चेंज हुआ, राज्य चेंज हुआ, भाषा बदल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भारत को देखा जाए तो भारत राष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समान भाषा नहीं है, समान धर्म के लोग नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो यहाँ पे जो भी मुसलमान है, सबसे पहले तो ये काम करना होगा, जो मुस्लिम लोग हैं भैया उनको फिर भारत से भेज दो दूसरे जगह, तभी तो संभव है कि नहीं? संविधान को बदलते हैं, लोगों को सुने हैं, वीडियो देखे होंगे आप लोग, कह रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हालांकि अब देखते हैं ये कब तक होता है नहीं होता है, आई डोंट नो, बट जो चीज़ें थी वो मैं आपको क्लियर कर दिया कि इसलिए भारत को राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए ये चीज समझ में आ गया। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं कहानी को। ठीक है, अब देखो आज के समय में यूरोप में 44 देश है और 1850 से पहले निरंकुशवाद शासन चल रहा था। यूरोप में मैं अगर बात करूं तो यूरोप में जो था निरंकुशवाद शासन चल रहा था 1850 से पहले। अब 1850 से पहले जो है निरंकुशवाद का मतलब होता है जिस पे किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, सीधी सी बात समझिए, अत्याचारी, ठीक है, या दुराचारी। मतलब निरंकुशवाद का मतलब यही होता है कि वहां के लोग राजाओं का दुराचारी से परेशान होकर क्रांति कर देता है। और सबसे पहला क्रांति जो मैंने आपको बताया फ्रांस में हुआ था 1789 में। ठीक है,
1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस के राजा लुई 16वां था। ठीक है, अब ये बुर्बो वंश का राजा था और राजा का नाम क्या था? लुई 16वां। और इस ससुराल का नाम जो है लुई 1 2 3 4 5, लगता है इनको दूसरा नाम मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो ये लुई 16वां जब आया था, ये एकदम खत्म लाल था। मैंने बताया ना, ये एकदम हरामी टाइप का था, मुर्गा जैसन तो मुंह लग रहा है कि नहीं, मुर्गा जैसन मुंह है। और ये लुई 16वां जो था बहुत अत्याचारी थे, और यहाँ के जो नागरिक थे, फ्रांस के जो नागरिक थे, इसको क्या किया? फ्रांस के नागरिक इसको क्या किया? फांसी पर, ठीक है, फांसी पर लटका दिया। इसको क्या किया? फांसी पे लटका दिया। कहता है कि अगर, एक हिंदी में कहावत है, अगर पानी नाक के ऊपर चला जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अगर नाक के ऊपर पानी गया तो आप या तो मर जाइएगा, है कि नहीं। अगर नाक के ऊपर पानी जाएगा सीधे टिकट कट जाएगा। इसलिए नाक के ऊपर जब पानी बढ़ने लगे तो लोग जो है अपने आप को भूल जाते हैं और सीधा वहां करते मार देंगे या मर जाएंगे, दो ही काम होगा। तो उसी प्रकार से इस राजा से जो परेशान हो गए थे वहां के नागरिक, उसने क्या किया? इस राजा को फांसी पे लटका दिया था, मैंने बताया। और ये इतने अत्याचारी थे कि पूछिए मत, लोगों को मारना पीटना। भैया खेत के जो किसान वर्ग के लोग थे, जो कृषि करते थे, ठीक है, कृषि वर्ग के जो लोग थे, जो खेती करते थे, ठीक है, उसी को कहते हैं कृषि। तो ये खेती करने वाले लोग से क्या करते थे? ये लोग कर लेते थे। क्या लेते थे? कर लेते थे। और इतना कर, मान लिया जाए 5 किलो अनाज उपजाते हैं, ठीक है, ऐसा समस्या था वहाँ पे। अगर 5 केजी अनाज उपजाते थे तो राजा को आपको कम से कम 2 से 3 किलो ये राजा को देना पड़ता था। वो एक तो मेहनत की है आपने, सारा चीज़ किए, और इस प्रकार से होगा, और मारता पीटता भी था, ठीक है। और जो भी अनाज होता था राजा के गोदाम में ही जाता था, ठीक है। आइए आगे समझाते हैं आपको। तो एक चीज आता है यहाँ पे, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या था बच्चों? ध्यान से समझना कि यूरोपीय देशों के राजदूत का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 18 सितंबर से 14 जून तक ये चला था। और ये कब हुआ था? 1815 में वियना में आयोजित किया गया था। इसलिए इसे वियना कांग्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? राजनेता कौन था इसका? मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक ने किया था, ठीक है। अब ये जो सम्मेलन हो रहा था, सभी राजदूत जो है एक जगह बैठकर, ठीक है, राजा का जो मेन आदमी होता है, मुख्य आदमी होता है, उसको ही राजदूत बोला जाता है। और सभी राजदूत जो है अलग अलग राज्यों से आके इस पे चर्चा करने लगा कि भैया फ्रांस में जो क्रांति शुरू हो गया है, अब वहाँ पे जो है ये समस्या हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग निपटाएंगे। क्योंकि फ्रांस के लोग तो आक्रोशित हो गए कि भैया अब जो है हम राजतंत्र खत्म करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? राजतंत्र को खत्म करेंगे। और वहां पे क्या लाया गया? प्रजातंत्र लाया गया, ठीक है, प्रजातंत्र लाया गया। अब इन लोग के मन में जो है अलग अलग जो राजा थे, राजदूत थे, वो सबके मन में अब ये डर समाने लगा। क्योंकि भैया होता क्या है, कहते हैं ना, जब एक आलू सड़ जाता है तो सभी बोरे वाले आलू, पूरे बोरी की आलू को सड़ा देता है। तो जब यहाँ से जब ये फ्रांस में जो ये क्रांति हुआ था, जब वहाँ के नागरिक खुश रहने लगे, तो और सब जो राज्य था, जो देश था, वो भी सोचने लगा कि भैया हम कितने दिन राजाओं के चक्कर में पड़ेंगे, इसको भी हम लोग भी यहाँ पे क्रांति शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो था कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था, फ्रांसीसी क्रांति युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से होने वाली मुद्दों एवं समस्याओं को हल करने का। एक तरह से ये लोग सोचा बैठक करके जनता को समझाया जाए ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 2 वर्ड समझते हैं, एक उदारवादी और रूढ़वादी, ठीक है, रूढ़िवादी। उदारवादी के सेम उल्टा होता है रूढ़िवादी, ठीक है। उदारवादी क्या होता है भैया? उदारवादी जो लोग होते हैं ना, डायरेक्ट काम करते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट एक नॉर्मल सा उदाहरण दो, जैसे लव मैरिज हो गया। भैया लव मैरिज के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? मांग में टीका दिया, शादी हो गया, है कि नहीं। लेकिन अरेंज मैरिज में जाओगे तो पहले लड़का लड़की दिखाओ होगा, एक दूसरे को दिखाई करेंगे, फलदान होगा, उसके बाद बारात साज के आएगा, तब जाके शादी होता है।
लेकिन ये जो उदारवादी होते हैं, उदारवादी जिसका अर्थ होता है आज़ादी, और उदारवादी जो लोग होते हैं तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं उदारवादी लोग। लेकिन ये तो हो गया आपका लव मैरिज, ये क्या हो गया, लव मैरिज। अब ये थोड़ा सा रूढ़िवादी जो लोग होते हैं ये अरेंज मैरिज की तरह होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, धीरे धीरे, लेकिन ये डायरेक्ट देता है। ओके, आइए अब हम आपको थोड़ा सा नेपोलियन, वहां पे जो है लुई 16वां को तो मार ही दिया, ठीक है, लुई 16वां को मार दिया, कौन, फ्रांस के नागरिक। अब यहां पे आता है कि नेपोलियन, तो सबसे पहले हम नेपोलियन के बारे में समझते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब ये जो नेपोलियन था बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा सम्राट था, क्योंकि इसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप पर जो है क्या कर लिया था, पूरे यूरोप को यह प्रभावित कर दिया था। इसके प्रति कोई नहीं, एक ऐसे इंसान होते हैं ना जो जिंदगी में आ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तो उसी प्रकार से नेपोलियन जब यूरोप में आया था तो ये इतने अच्छे थे, महान सम्राट थे कि ये ऐसा ऐसा काम किया कि यूरोप के लोग जो है इसके दीवाने हो गए थे, ठीक है। और इसके ये अपनी योग्यता के बल पे 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गए। तो बच्चों सेनापति किसको कहते हैं, ध्यान से समझना, सेनापति, ठीक है। देखो एक होता है सेना, ठीक है, सेना। अब सेना में जो है 50 गो, 60 गो, 70 गो सेना की संख्या होता है। अब इस सभी का संचालक जो इसको चलाता है, कमांड करता है, उसे ही सेनापति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेनापति बोला जाता है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये अपने 24 वर्ष के उम्र में ही क्या बन गए थे, सेनापति बन गए थे। और इसने कई युद्धों में यूरोपीय जो थे, सॉरी फ्रांसीसी जो सेना थे, फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी और लोकप्रियता वहां पे हासिल कर लिया। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि भैया नेपोलियन हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग नेपोलियन को एक बार मौका दिया जाए। क्योंकि नेपोलियन जो है बिना वहाँ पे ज़्यादा कुछ अपने अंदर लेते हुए, मतलब कुछ चीज़ का बेनिफिट नहीं था किसको, नेपोलियन को, तब फिर भी वहाँ के लोगों के लिए इतने काम किए। दूसरी बात की ये जो है फ्रांसीसी सेना को जो है बहुत बार जीत भी दिलाया। लेकिन आगे चल के लोगों के मन में तो ये आ गया कि भैया हम क्या करते हैं, नेपोलियन को जो है एक बार राजा बनाने की सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी जो आगे चल के क्या करता है, अब देखो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगा। ये जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी क्या किए, लुई 16वां को जो है मारने के बाद जो है क्या हुआ, वहाँ पे प्रजातंत्र हो गया, प्रजातंत्र शुरू हो गया। अब प्रजातंत्र शुरू हो गया तो वहाँ पे राजा नहीं था। तब ये जो थे ये फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाए थे और इसका संबंध कहीं ना कहीं बुर्बो वंश से था। तो बुर्बो वंश के ही चचेरे मचेरे फुफेरे भाई था कौन, लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप था। तो ये जो है जब फ्रांस के लोगों को लगने लगा नेपोलियन मेरे लिए बेस्ट होगा, यहाँ पे राजा बनाया जाए, ये जो नेपोलियन है क्या क्या, पहले पूछा लुई फिलिप को, रे भाई तुम बनेगा, तो बोला ना है, यहाँ पे लटका दिया, हम नहीं बनेंगे। तो ये जो है नेपोलियन जो है फ्रांस में राज करने लगा। तो यहाँ पे जो क्या चल रहा था अभी, प्रजातंत्र, और इसने क्या वहाँ पे राजतंत्र शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ नियम जो है लोगों को सही भी लगा, लोगों को लगा कि नेपोलियन मेरे लिए सही करेगा, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं नारीवाद, फिर नेपोलियन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी नेपोलियन के बारे में डिस्कस किए हैं कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था और नेपोलियन को क्यों फ्रांसीसी लोग, यूरोप के लोग चाहने लगे थे। नारीवाद देखो नॉर्मल सी बात है, नारीवाद क्या होगा कि नारी को वो सारे हक मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है, एक नर को मिलता है, ठीक है। पुरुष को जो है अभी भी बहुत सारा हक है, अभी तो नहीं कहा जाए, अभी तो सबको बराबर है। चलो पुरुष और महिला का कुछ समय अगर हम लोग पहले जाते हैं तो महिला को जो है बाहर जाने का अनुमति नहीं था, ठीक है। वोट देने का अनुमति नहीं था, वोट नहीं दे सकती थी, ठीक है। और
महिला जो होता शिक्षा नहीं दिया जाता, इसको जो था शिक्षा नहीं दिया जाता था, शिक्षा नहीं दिया जाता था महिला को, ठीक है। और घर से बाहर भी निकलने की अनुमति नहीं था, जितना कि सारा चीज पुरुष को था लेकिन महिला को नहीं था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो महिला भी कम नहीं है और पुरुष भी कम नहीं, दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर, अब कंधा से कंधा मिलाकर मतलब ही नहीं समझिएगा एना ओना टकरा के चल रहा है, नहीं, कंधे से कंधे मिला के चलने का अर्थात ये मतलब हुआ कि एक समान है, जो पुरुष कर सकती है वो महिला भी कर सकती है। अब कुछ बच्चा निगेटिव वे मत लेना, ठीक है। जो पुरुष मान लिया जाए, अगर पुरुष बीपीएससी की तैयारी कर सकता है, अब कक्षा 10वीं की पुरुष तैयारी कर रहा है, आप तैयारी कर रहे हो लड़का होके, तो लड़की भी तैयारी कर रही है ना, लड़का एसपी बन रहा है, लड़की भी एसपी बन रही है और अपने पति को धोखा दे रही है। चलो भाई, तो ये चीजें होता है। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, ठीक है, समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार हितों के बोध नारीवाद कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। विचारधारा क्या होता है बच्चों? विचारधारा एक खास प्रकार की किसी भी चीज पे, अपने कहते हैं हम लोग इस चीज पे विचार करेंगे। अब एक हम बोल दिए इसे कि हम लोग जो है एक नए बैच लॉन्च करेंगे और नए बैच लॉन्च करने के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, तो किसी एक मुद्दे को लेके उस चीज पे विचार करना विचारधारा होता है। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों के समूह को विचारधारा कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था। मैंने इस चीज के बारे में पहले चर्चा कर दिया। और क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया जाए और सामूहिक पहचान बनाने के लिए एक कदम उठाया जाए जो निम्नलिखित होता है। अगर भारत की मैं बात करूं, सामूहिक पहचान क्या है? भारत का, आप इंडियन हो, इस चीज की एक पहचान है, क्योंकि हम लोग जो है तिरंगा को मानते हैं। क्या मानते हैं? तिरंगा को मानते हैं, ठीक है। तिरंगा को मानते हैं। तिरंगा जो है पूरे भारत के नागरिक के एक समान होने का एक पहचान है। तो ये जो थे फ्रांसीसी लोग, ये चाहते थे भैया कि राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए, प्रजातंत्र लाया जाए, दूसरी बात कि वहां का एक सामूहिक पहचान हो, ठीक है। तो देखिए, चलिए उसका मांग देखते हैं। पहला तो मांग हो गया ये कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया जाए और प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना जाए, ठीक है, चुना गया। और उसके बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा दिया गया? असेंबली में रख दिया गया था। यह किसका कहना था? फ्रांसीसी लोगों का कहना था कि भैया सभी स्टेट में एक स्टेट जनरल चुना जाए और स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया था? असेंबली में रख दिया गया था। फ्रेंच भाषा को, जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांस के लोग जो थे, वो चाहते थे फ्रांच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो, फ्रांस या यूरोप में जो है राष्ट्रवाद क्यों नहीं होता था, उसके पीछे रीजन था वहां पे, ठीक है। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो, ठीक है। अब देखो एक चीज होता है, अभी बिहार की बात करें, भारत की बात करें, तो ये चीज़ें चल रहा है। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो उतना ही सज़ा आपको होगा जितना एक अमीर आदमी को होता है। लेकिन अमीर आदमी में थोड़ा सा क्या होता है, उनकी पहचान होती है, पैसे होती है, उस बलबूते दाब देते हैं। लेकिन कानून हमारा ये कहता है, अगर कोई एक गरीब व्यक्ति किसी का मर्डर करता है या मार देता है तो उतना ही अधिकार उसका भी है कि अधिकार नहीं, कानून होना चाहिए उनके लिए भी बराबर का समान कानून होना चाहिए जितने अमीर आदमी के लिए होना चाहिए, ठीक है। आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क मुक्त, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया जाए। अब होता था क्या, यहाँ पे समझिए, ठीक दिख रहा है, एक राज्य है, ठीक है, ये राज्य है और एक दूसरा राज्य है। राज्य ले लेते हैं, देश अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, राज्य में। अब यहाँ पे 8 रुपया किलो कोई चीज़ है, टमाटर है इस राज्य में, और इस राज्य में जो है 10 रुपया किलो क्या है, 10 रुपया किलो आलू है। क्या है? आलू है, ठीक। यहाँ पे क्या है भाई? टमाटर है।
तो जब ये चीज़ें जो दिक्कत होती थी, व्यापारियों के साथ दिक्कत होता था, तो व्यापारी लोग जो था कहा कि आयात निर्यात पे सीमा शुल्क मुक्त कर दिया जाए। काहे कि हम जब दूसरे किसी राज्य से लाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे किसान वर्ग के लोग थे जो खेती करते थे, मान लिया जाए आयात के निर्यात के एक उदाहरण दे रहे, सामान लाने के लिए इस राज्य से इस राज्य जाते हैं तो ये 8 रुपया किलो हमको टमाटर देता है, लेकिन जैसे ये सीमा पे आते हैं तो सीमा शुल्क जो है हम लोग से 2 रुपया पर किलो ले लेता है, और यहाँ पे इसके जो दाम हो गया मूल्य दाम वो हो जाता है 10 रुपया। तो हमें बेचना किस दाम पे पड़ेगा, 12 रुपया 14 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो व्यापारी लोग चाहते थे कि ये सीमा शुल्क भी समाप्त हो जाए, ताकि जिस दर में हम लाएं उसी दर में यहाँ पे भी हम लोग बेच सकें, ठीक है, कुछ मुनाफा लेके। आइए आगे हम समझते हैं। चलो भाई, ये थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा ना, चलो भाई समझते हैं। अब 1804 की कहानी समझिए। 1804 में नेपोलियन शासन काल, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर फिर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। मैंने आपको बताया था ना। तो इससे पहले उसने किसको ऑफर दिया, लुई फिलिप को। लुई फिलिप से पूछा कि भैया अगर तुम्हारा मन है बनने का तो बनो, ठीक है, नहीं तो हम बन रहे हैं। तो बोला ठीक है भाई तुम भी बन जाओ, हमरा तो ये ऊपर टपका दिया है, हम काहे बनेंगे, तुम ही बन जाओ। तो जब ये जो है, पहले समझिए, फ्रांस लिख लेते, एक चीज़ समझ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा ना, ऐसे नहीं मज़ा आएगा। फ्रांस में क्या आया, प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र कौन लाया, नागरिक लाया। कौन लाया, अरे यार ये दिक्कतें होती हैं। चलो कौन क्या, नागरिक। और ये जो नेपोलियन था, ठीक है, ये नेपोलियन आया जब, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन जब आया तो वहाँ पे फिर से क्या हो गया, राजतंत्र। क्या होने लगा, फिर से राजतंत्र लाया। और उसने साथ में क्या लाया, कुछ नियम और शर्त भी लाया। इसके साथ जो लोग थे यहाँ फ्रांस के लोग, नेपोलियन को बहुत चाहता था, नेपोलियन को, ठीक है, कहाँ भैया, हाँ, नेपोलियन को जो है बहुत चाहता था, लोकप्रियता ले लिया था। क्या ले लिया था, लोकप्रियता ले लिया था। कौन, नेपोलियन, जिसके वजह से इस पे जो है नेपोलियन पे खुल के विश्वास करने लगे फ्रांसीसी लोग। तो इसने क्या किया, जैसे आया प्रजातंत्र था तो प्रजातंत्र को नेपोलियन ने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, राजतंत्र में, और कुछ नियम शर्त भी बना दिया, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन जो थे वहाँ पे फ्रांस में लोकप्रियता हासिल कर लिया, लोगों को लगने लगा कि भैया हमारे लिए जो है ये नेपोलियन सबसे बढ़िया है। ओके, आ जाओ भाई। हाँ, तो उसने क्या किया कि कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया। चलो भाई बढ़िया काम किया। संपत्ति के अधिकार पर सुरक्षित बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को जो है उसने सुरक्षित बनाया। और भूदास्त्व और जागीरदारी से मुक्ति दिलाई। अब जागीरदारी क्या होता है समझिए, जागीरदारी जागीरदारी का मतलब होता है जमींदार। अब ये जो जागीरदारी का अर्थ क्या होगा, जमींदार, और इनके पास अधिक जमीन, जमींदार किसको कहते हैं, अधिक जमीन था। तो ये लोग क्या करते थे, अधिक जमीन वालों को क्या बोला जाता है, जमींदार, ठीक है। तो ये जो था जागीरदारी का मतलब जमींदार, और जमींदार किसको कहते हैं, अधिक जमीन वालों को। ये लोग क्या करते थे, किसान को क्या देते थे, किसान को जमीन देते थे, किसान को जमीन देते थे खेती करने के लिए, ठीक है। और खेती करने के लिए देते थे तो ये जो जागीरदार थे, जमींदार जो थे, ठीक है, ये जो क्या करते थे, कर लेते थे, उससे कर वसूलते थे, मतलब उसके बदले में टैक्स लेते थे, उनसे जो भी उपज होता था ज़्यादातर ले लेते थे। कौन, ये जमींदार लोग ही। तो उस चीज़ से मुक्ति दिलाया। नेपोलियन ने बोला भैया जिनके पास जितना ही जगह है उतने में खुश रहो। और ये अगर चाहते हैं जागीरदारी की बात करते तो नेपोलियन बोला भैया जमींदार अगर आपको खेती करवाना है तो फिर अच्छे से करवाओ, कम कर लो, ताकि किसान को भी बचे और आपको भी मुनाफा हो। तो बोला ठीक है, इस चीज़ को उसने मुक्ति दिलाई। जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन के समय में जो है, अरे यार
नेपोलियन के समय में व्यापार एवं संचार बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था वहाँ पे। ओके, आइए अब देखो यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद को समझते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण होने के लिए सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि की ज़रूरत होना चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए अब क्या चीज़ की ज़रूरत है वो समझते हैं। जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत में अगर बात करें तिरंगा हम लोग का क्या है, सामूहिक पहचान है, और तिरंगा से ही हम लोग क्या जानते हैं कि भारतीय हैं, क्या हैं, भारतीय हैं, और कोई पहचान है हमारे शरीर में लिखल है कि हम भारतीय हैं, नहीं ना, हम लोग का एक तिरंगा हो गया, हम लोग देश में रहते हैं, तिरंगा को मानते हैं, ठीक है, सामूहिक पहचान। और भारत की एक अलग ही सांस्कृतिक है, भारत के संस्कृति से बड़ा कोई भी देश का सांस्कृतिक नहीं है। तो वहाँ के लोग जो थे क्या चाह रहे थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद हो, किसी भी राष्ट्र के निर्माण होने के लिए वहाँ पे सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक परंपरा आदि की जरूरत था। और लेकिन ये सब संभव नहीं हो रहा था क्योंकि यूरोप में जो था अलग अलग समाज था। जैसे हैब्सबर्ग समाज, लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषा बोलते थे। यहाँ पे जो थे अलग अलग धर्म के भी लोग थे और अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोला जाता था। इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद जो देखा जा रहा था संभव नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे आपने देखा कि यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे हैब्सबर्ग समाज में जो लोग थे, कुछ लोग जर्मनी, कुछ लोग अंग्रेजी, कुछ लोग फ्रेंच, कुछ लोग इटली भाषा बोलते थे, इसलिए दिक्कत हो रहा था। अब वहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए क्या जरूरत था कि यूरोपीय समाज की संरचना, उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी, क्रांतिकारी, इन सभी के वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद लगा कि संभव है। अब हम सबसे पहले यूरोपीय समाज की संरचना को समझ लेते हैं कि भाई यूरोप में किस प्रकार के समाज थे जो वहाँ पे राष्ट्रवाद संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने फ्रांस के बारे में चर्चा किया था। फ्रांस के बारे में मैंने बताया कि 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुआ जिसे अभी फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग जो था फिर ये धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगा। यूरोप के अंतर्गत तो बहुत सारे देश थे, धीरे धीरे वहाँ भी फैलने लगा। अब ये फैलने लगा लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। यूरोप में संभव नहीं होता, जिस समाज में आप जाते हो उसी समाज का भाषा होता था। जैसे हैब्सबर्ग समाज था, बहुत सारे समाज के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये सब अलग अलग भाषा बोलता था, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं संभव हो पा रहा था। तो सबसे पहले समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए क्या जरूरी है। यूरोपीय समाज की संरचना को सुधारना, उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी, ठीक है, और क्रांतिकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर समझ जाते हैं तब इन्हीं सभी चीज़ों के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद संभव था। ठीक है, आइए यूरोपीय समाजवाद की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले 2 भाग में बटा हुआ था। अगर मैं बात करूं भारत में जो है समाज के अगर लोगों को देखा जाए तो एक गरीब लोग हैं, एक अमीर लोग हैं और एक मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन जब जैसे मैं यूरोप की बात करता हूँ, यूरोप में 19वीं शताब्दी के पहले 2 भाग में बटा था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। अब उच्च वर्ग के जो लोग थे उसको बोला जाता है कुलीन वर्ग। क्या बोला जाता है? कुलीन वर्ग। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको कृषक वर्ग बोला जाता है। तो कुलीन वर्ग किसको बोलेंगे? उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग बोलेंगे और निम्न वर्ग को कृषक वर्ग बोलेंगे। तो 19वीं शताब्दी से पहले जो समाज था 2 भाग में बटा हुआ था। उच्च वर्ग में कम जनसंख्या वाला उच्च वर्ग जो था ये जनसंख्या में कम था। उच्च वर्ग का वर्चस्व जमाने वाले लोग थे। उच्च वर्ग में क्या था? वर्चस्व जमाने वाले लोग थे। जमींदार यानी ढेर सारे जमीनों के मालिक, सभी का अधिकार दिया जाता, इनके पास जो है सभी अधिकार होता था। ये चीज समझ में आया? उच्च वर्ग के लोग में कौन कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग कौन कौन थे? उसमें क्या था? उच्च वर्ग में कम जनसंख्या था, उच्च वर्ग वर्चस्व जमाने वाले लोग थे उसमें, और जमीन यानी ढेर सारी खेतों के मालिक था उसमें, मतलब जमींदार लोग था। ठीक है, और उनको सभी प्रकार का अधिकार मिलता था। लेकिन अगर मैं बात करूं ये निम्न वर्ग का, निम्न वर्ग में जनसंख्या तो बहुत अधिक था, लेकिन भैया इसके पास निम्न वर्ग यानी जमीनहीन, जिसके पास जमीन नहीं था, इनके पास खुद का घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं था। यहाँ के लोग वहाँ अपना घर भी नहीं बना सकते थे।
और नहीं बनाए भी नहीं थे। उसने क्या क्या किराए के जमीन पर रहते थे। ये सब जो निम्न वर्ग के लोग थे, इनके पास तो भैया जमीन था ही नहीं, जमीनहीन था, और इनके पास खुद का घर नहीं था। इतना जमीन कि इसके पास खुद का घर नहीं था। ये लोग जो थे निम्न वर्ग के लोग, ये क्या करते थे, भाड़ा लेके जमीन पे भाड़ा मतलब किराए का जमीन लेके वहां पे घर बना के रहते थे, और किसी भी प्रकार का इसको अधिकार नहीं दिया जाता था। तो एक बात, सीधी सी बात समझिए, यहां पे हो जाता है पुअर और रिच। तो ये जो होता है गरीब और अमीर, ठीक है। ये जो गरीब लोग को जो है अमीर आदमी हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और हीन भावनाओं से देखते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चलता है। कुछ ऐसे अमीर होते हैं, देखिएगा, मतलब अगर आप जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं तो आगे की जीवन में कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलेगा, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो निम्न वर्ग के लोग के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ओ यार कौन आ गया मोड़े मुंह में के ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये जो है कुछ दिनों बाद जो है एक और वर्ग, पहले क्या आप जाने, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगा तो एक वर्ग और उभर के आया था, मध्यम वर्ग, ठीक है। मध्यम वर्ग डेट मीन्स मिडिल क्लास। और इस वर्ग में जो लोग थे कौन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, वकील, जज, मतलब इसमें सब जो थे पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। आइए समझेंगे हम लोग इसके बारे में। यूरोप समाज असमान रूप से विभाजित था, यूरोप के समाज। और 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा जिसे मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसमें जो था सभी लोग जो पढ़े लिखे थे, और इसके कारण क्या था, उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग किया। अब जो पढ़े लिखे इंसान होते, इसलिए कहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा लीजिए। अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी शिक्षा आपके अंतर्गत आता है, तो आप अपने हक के लिए कहीं पे लड़ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग क्यों होते हैं, अब देखिएगा, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो गरीब लोग, गरीब नहीं बात करेंगे यहाँ पे, मूर्ख लोग की बात करेंगे, ठीक है। उनको खुद का अधिकार पता नहीं होता है, पता नहीं होता, इसलिए तो समाज में इतनी गंदगियां फैल जाते हैं। हम लोग आजकल देखते हैं पढ़े लिखे लोग अपनी मांग करने लगता, भैया हमको इस चीज की मांग है, आप काहे नहीं दीजिएगा। सरकार से हम लड़ जाते हैं कि भैया यहाँ पे रोड बनना चाहिए, आप रोड काहे नहीं दे रहे, धरना प्रदर्शन कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे। अब देखिए जो अनपढ़ लोग हैं आजकल इस चीज में भाग ले रहे हैं, नहीं हो समझ रहे। कहता एक बार क्या होता, 4 साल वाला जो हुआ था आर्मी का जो कांड हुआ था, उसमें जो है लोग झंडा ले लेके फालतू का आया था, मतलब इस चीज़ का विरोध करने के। चलिए उस चीज़ के विरोधी हम भी थे, ठीक है, मतलब वहाँ प्रदर्शन करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी के साथ अन्याय हुआ था। 4 साल की नौकरी और फिर बाकी दिनों वो क्या करेंगे पता नहीं। जो देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ अलग अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में जो भी आते हैं उनको आप पेंशन पे पेंशन देते रहते हैं, ठीक है, जितना बार बनिए उतना बार पेंशन मिलता है। लेकिन एक आर्मी को 4 साल का जिंदगी क्या करेगा, फिर बेरोजगार हो जाएगा। हम उस चीज़ के अथी करते थे, और कोई बात नहीं, किन्हीं को बुरा लगा तो माफ़ करना मेरे भाई। तो ये जो गरीब लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, इनको खुद पता नहीं कि मेरा अधिकार क्या है, नहीं पता है। तो अभी इसमें क्या हुआ था, मैंने अभी आर्मी की बात की, उसमें झंडा लेके, काहे आए हैं आप, क्यों आए हैं धरना प्रदर्शन करने, बोलता है सब आए थे तो हम आ गए, काहे, तो 50 रुपया मिला था। तो ये चीज़ें होती, इनको सिर्फ जो है, ये मूर्ख लोग जो हैं सिर्फ पैसे के लिए सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह हमारा रोजी रोटी चल जाते। मूर्ख लोग खराब नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग से बहुत अच्छे होते हैं, उनकी पहचान अलग होती है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग आपका इज्जत करे ना करे, लेकिन मूर्ख लोग और गरीब लोग, याद रखना, मूर्ख लोग जो होते हैं और गरीब लोग होते हैं, गरीब के घर में कभी भी जाना आपको कम से कम 1 लोटा पानी जरूर देगा, लेकिन एक अमीर के घर पे जाइएगा सबसे पहले कुत्ता का दर्शन करवाएगा। तो ये चीजें होता है। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इसमें सब पढ़े लिखे थे, मैंने बताया डॉक्टर इंजीनियर सब थे। तो इसने बोला कि भैया हमको अधिकार चाहिए, और ये क्या क्या, उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग मतलब विकास को प्राथमिकता देता था। उदारवादी लोग जो आजादी और विकास, उदारवादी का मतलब क्या, आजाद लोग, और आजाद लोग का क्या मांग है, भैया हमको विकास चाहिए, और विकास को ही ये क्या देता है, प्राथमिकता देता है, ठीक है। आइए
तो उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सबको एक समान, सरकार के पक्षधर और बाजार की स्वतंत्रता चाहिए। उदारवादी लोग ये चीज की मांग कर दिया। अब इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार जो है सब धीरे धीरे फैलने लगा सब जगह। नहीं भैया, मिडिल क्लास के लोग जो किए हैं उदारवादी राष्ट्रवाद, ये बहुत बढ़िया है। कहा है कि सब लोग व्यक्तिगत स्वतंत्र हो जाएंगे और कानून जो है दोनों के लिए बराबर होगा, हर किसी के लिए बराबर होगा, और सरकार का पक्षधर होगा और बाजार की स्वतंत्रता मिलेगी, है कि नहीं। तो ये जो है इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार और जगह फैलने लगा। अब सभी लोग का मांग होने लगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए जिससे हम लोग स्वतंत्र रहे, सबके लिए समान कानून हो, सरकार सबके लिए नियम और शर्तें समान बनावे। अब भैया मैंने आपको पहले क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। पहले बताया था ये जो उच्च वर्ग के लोग थे इस दूसरा के पास सब अधिकार था, लेकिन ये जो मिडिल क्लास के लोग जो थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, एक पास कोनो अधिकार नहीं था। खुद के रहने के लिए घर नहीं था इनके पास, काम डेली करते थे लेकिन खुद के रहने के लिए इनके पास घर नहीं थे। तो ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। आइए आगे हम आपको समझाते हैं जॉल्वेराइन, और ये इससे प्रश्न पूछा जाता बच्चों, जॉल्वेराइन। ठीक है, जॉल्वेराइन एक संस्था थी। अब जॉल्वेराइन एक संस्था थी। ये जॉल्वेराइन संस्था की उत्पत्ति जो है किससे हुआ था, व्यापारी से हुआ था, व्यापारी से हुआ था। उस समय बच्चों जो सिक्का वगैरह चलता था, जो नोट चलता था, बहुत ज़्यादा चलता था, और हर एक राज्य में, अभी भारत में अगर मैं बात करूं, जो भारत के बिहार में चलता है वही नोट यूपी में भी चलता है, वही नोट झारखंड में भी चलता है, वही हरियाणा में भी चलता है, वही दिल्ली में भी चलता है। जितने भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी जगह भारत का करेंसी एक ही है। अभी न समझिएगा 10 टकिया यहाँ पे चलेगा वहाँ नहीं चलेगा, चलता है। लेकिन पहले जो था यूरोप के अंतर्गत ये चीज़ें की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अगर यूरोप के अंतर्गत जो भी राज्य था, यूरोप एक महादेश था, महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश थे और उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य था, और उसमें क्या होता, जैसे राज्य बदलते थे भैया सिक्का बदल जाता था, पैसा बदल जाता था, तो लोगों को इसकी दिक्कतें होने लगी। इस संगठन में जितने भी शुल्क अवरोध था उसे खत्म कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या पहले की अपेक्षा कम कर दिया गया, क्योंकि पहले प्रत्येक राज्य में अलग अलग मुद्राएं चलती थी। अब व्यापारी लोग को बड़ा दिक्कत, एक्सचेंज करवाना पड़ता था, अब राज्य में एक्सचेंज करेंगे। अगर भैया हमारा मन है कि यूपी चले जाए, झारखंड चले जाए, तो अब हम पैसा चेंज करवाएंगे, देश विदेश तो नहीं जा रहे हैं। ऐसे नेपाल जैसे जाइएगा, ठीक है, नेपाल जैसे जाइएगा 1.5 गुना हो जाता ना। नेपाल जैसे जाइएगा, भारत से नेपाल अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सिक्का मतलब जो इनके पैसा जो है बदल जाता है। ठीक है, जो है हम लोग का भारत का पैसा नेपाल में नहीं चलता। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसा हो जाए कि यूपी में जो चल रहा है बिहार में नहीं चलेगा, बिहार ऐसे में तो व्यापारी लोग को कष्ट होगा। हालांकि हम लोग को कोई कष्ट नहीं होगा, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिसे ज़्यादातर यहीं रहना पड़ता है उनको क्या दिक्कत होगा। व्यापारी जो है प्रत्येक दिन इस राज्य से इस राज्य, इस राज्य से इस राज्य, वो लोग का काम चलते रहता है, तो दिक्कत हो रहा था, जिसमें व्यापारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और पैसों के बदलने में हर राज्य में अपना अपना सिक्का हुआ करता था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। मुद्राओं की संख्या कम करके क्या कर दिया, पहले कहते था 30 था, अब वहाँ पे कम कर दिया गया, अब जो है 2 कर दिया गया। पहले कितना था, 30 था, अब 2 कर दिया, तो बहुत अच्छा होने लगा। ये था जॉल्वेराइन। जॉल्वेराइन समझ में आ गया आप लोग को। आइए आगे हम आपको समझाते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के समय में क्या हुआ था, ध्यान समझिएगा। मैंने बताया था ना आपको पूरी कहानी। आप देखो एक एक लाइन को तो तोड़ तोड़ के हम आपको समझा रहे हैं। फ्रांस, 1 मिनट और हम यहाँ पे और रिवीजन कर देते ताकि भैया याद हो जाए। अरे भैया हम एक एक चीज को तोड़ ही रहे तो क्यों ना समझ ले, क्योंकि मैंने बताया था कि फिल्म की तरह समझाएंगे। फ्रांस में जो क्रांति होता है 1789 में क्रांति होता है, और वहां पे जो है प्रजातंत्र जो था, प्रजातंत्र आ गया। ठीक है, प्रजातंत्र आ गया, और प्रजातंत्र आया तो फिर कौन आ जाता भैया, नेपोलियन आ जाता है। कौन आ जाता है, नेपोलियन। नेपोलियन आ जाता है, और नेपोलियन जो वहां पे क्या करता है, प्रजातंत्र को क्या करता है, राजतंत्र में बदल देता है। ठीक है, राजतंत्र में बदल देता है। और फ्रांस के लोग को नेपोलियन इसलिए अच्छा लगता था कि नेपोलियन जो है इसको फ्रांसीसी, ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांसीसी जो सेना था, सेना को बहुत सारे युद्ध में जो है क्या दिलाया था, जीत दिलाया था।
जीत दिलाया था और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त कर लिया था। कौन? नेपोलियन। इसलिए अब नेपोलियन वहाँ पे टांग और फेंकना शुरू कर दिया था। अब देखो पहले तो भैया प्रजातंत्र था, कितना अच्छा था, नेपोलियन पे विश्वास जो था फ्रांसीसी लोग का अधिक हो गया था। तो बोला भैया ठीक है नेपोलियन आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेपोलियन के समय में जो था केवल पुरुष जिनके पास धन हो वही वोट दे सकते। ये कानून आपको अच्छा लगेगा जी? ये नियम आपको अच्छा लगेगा? ये चीजें आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्या चीजें नहीं अच्छा लगेगा सर? नेपोलियन के समय में जो था जिनके पास पैसा होता था वही वोट दे सकते थे और महिला का तो था ही नहीं। ठीक है, केवल पुरुष, और वो पुरुष वोट दे सकते जिनके पास धन हो। ये कब चल रहा था? नेपोलियन के समय में। तो एक और वादी आता है, ठीक है, नेपोलियन ऐसा चीज चला रहा था कि केवल वहां पे पुरुष ही वोट देंगे ताकि वहां पे एक राजा चुना जाए या नेता चुना जाए, और किसी का अधिकार नहीं था। फिर आता है रूढ़िवादी, समझिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम आपको समझा रहे हैं। आइए, रूढ़िवादी 1815 के बाद नया रूढ़िवादी आता है। ठीक है, 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है, और हराता कौन है? 1815 में 1815 के बाद रूढ़िवादी आता है, एक नया रूढ़िवादी। और इसमें क्या होता है, नेपोलियन जो फ्रांस पे शासन कर रहा था और तो उसको नेपोलियन को हरा दिया जाता। हराता कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। भैया कहानी तुम्हारा खत्म है। और कौन सी लड़ाई में हराया था? वाटरलू की लड़ाई में हराया था। और इसके बाद यूरोप की सरकार पारंपरिक संस्थाएं एवं परिवार को बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुआ था उन सब को खत्म कर दिया, और जिसके पास एक समझौता हुआ था, जिसके बाद एक समझौता हुआ था जिनका नाम पड़ा वियना समझौता। और वियना समझौता कब हुआ था? 1885 में। यह चीज समझ में आया जी? देखो धीरे धीरे नेपोलियन का भी मन बढ़ने लगा था वहां पे। हालांकि तो नेपोलियन जो कुछ ऐसा किया था कि भैया जिसके पास धन होगा और वो पुरुष होगा तभी वोट दे सकता, महिला को तो अधिकार ही नहीं था। तो उसके बाद क्या होता, कहता है समय ना सबका साथ नहीं देता है, सबका समय आता है। अगर आपका अभी समय खराब है तो एक दिन ना एक दिन थोड़ा अपने आप में धैर्य रखना चाहिए इंसान को कि आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। उसी प्रकार से नेपोलियन धीरे धीरे जो अपना वहाँ के व्यक्तित्व खराब करने लगे, लोगों को लगने लगा भैया अब ये भी जो है मनमौजी करने लगा। तो वहाँ पे क्या होता है, 1815 में एक नया रूढ़िवादी आता है और इसमें क्या होता है, नेपोलियन को हरा दिया जाता है। नेपोलियन हरा दिया जाता। कौन कौन देश हराया था? ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर हरा दिया था। अब यहाँ पे जो है किस लड़ाई में हराया था? वाटरलू की लड़ाई में हराया था। इसके बाद यूरोप की सरकार जो चाहता था यहाँ पे सभी सही से चले, तो इसने क्या किया, जो नेपोलियन निर्धारित किया था, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें सही भी था, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ चीज बहुत सारी चीजें सही था, लेकिन उन सभी चीजों को हटा दिया गया। उसके लिए एक समझौता किया गया जिनका नाम था वियना समझौता। और वियना समझौता इसलिए रखा गया क्योंकि ये वियना में हुआ था। और कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, अब वियना समझौता में हुआ बदलाव। पहला फ्रांस की सीमाएं पर कई राज्य कायम कर दिया गया था ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तारण ना कर सके। तो भैया यहाँ पे तो राष्ट्रवाद हो ही गया था, वहाँ के फ्रांस के जो लोग थे खुश ही थे। तो फ्रांस जो था, फ्रांस के सीमा पे जो है क्या किया गया, और राज्य को कायम कर दिया इसके बगल में, और सभी राज्य को कायम कर दिया ताकि भविष्य में फ्रांस चाहेगा एकरा हम तनिक और बढ़ा ले तो बढ़ा नहीं सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश के सत्ता में बहाल कर दिया गया और राजतंत्र जारी कर दिया गया। नेपोलियन को तो हटा ही दिया गया। मैंने क्या बोला, नेपोलियन थोड़ा सा गलती करता, थोड़ा सा गलती किया था, मैंने जो आपको पहले बताया। लेकिन ये जो गलती था ये भी नेपोलियन का ही गलती था। लेकिन क्या होता है आखिरकार, रूढ़िवादी जो आता है, रूढ़िवादी 1815 में नेपोलियन को हटा दिया जाता है और वहाँ पे सारा नेपोलियन के लगाए गए सभी काम को हटा दिया जाता है, नियम शर्त सब चीज़ें अपना अलग करने लगता है। तो ये चीज़ें होने लगता है और फिर से फ्रांस पे जो है क्या होने लगता है, फ्रांस पे राजतंत्र जारी कर देता है। और जो पूर्व वंश था, कौन सा? बुर्बो वंश बुर्बो वंश के जो राजा थे लुई 16वां,
ठीक है, लुई 16वां, लुई फिलिप फिलिप, ठीक है, ये सब थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर से क्या होगा, क्रांतिकारी शुरू हो गया। क्रांतिकारी मतलब अब यहाँ पे राजा राज कर चुके थे और यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जब चल रहा था तो वहाँ जब राजतंत्र था तो प्रजातंत्र था तो बहुत अच्छा लग रहा था। नेपोलियन का शासन भी उन लोग को बहुत भारा था, थोड़ा सा मिस्टेक गलती होता था तो उसको ज़्यादा वे में वो नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन अब तो कुछ हद से ज़्यादा ही पार हो गया था। फिर से वहाँ पे क्या हुआ, क्रांतिकारी उत्पन्न होने लगे। क्रांतिकारी जो देश के लिए लड़े, जो सबके लिए सामूहिक लड़ाई करे, क्रांतिकारी कहलाते हैं। क्रांतिकारी यूरोप सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म ले लिया और क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जिसको गुप्त खुफिया समाज के निर्माण का एक काम किया गया, जिसका मुख्य मकसद और लक्ष्य था यूरोप राष्ट्रवाद का बदलाव, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। जो सरकार था ये यूरोप के जो सरकार थे, जो फ्रांस पे सभी चीज़ों को अलग कर दिया गया था, क्योंकि एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बोला था कि भैया इसको पटकना है। तो पहले क्या हुआ था, लुई फिलिप को ध्यान समझिएगा एक बार और देखो, पहले समझते हैं। फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में हुआ था, और ये क्रांति में जो था क्या हुआ, लुई फिलिप को मार दिया गया था। लुई 16वां को जो है मार दिया गया था। क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। फिर जो है वहाँ पे क्या आ गया, प्रजातंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया। फिर प्रजातंत्र के बाद लोगों का विश्वास जो है नेपोलियन में आया था। मैंने बताया नेपोलियन में आया था। तो नेपोलियन कुछ सही था और थोड़ा सा मिस्टेक गलती था, लेकिन इसको बहुत चाहते थे, बहुत लोकप्रियता हासिल था, ठीक है, लोकप्रियता हासिल था। किसको, नेपोलियन को। अब ये नेपोलियन जो है, नेपोलियन को क्या करता है, हरा देता है। यूरोपीय सरकार नेपोलियन को भगा देता है, सीधी बात, नेपोलियन को भगा देता है। और वहाँ पे क्या करता है, फिर से राजतंत्र, जो पूर्व वंश थे, पूर्व वंश था, बुर्बो वंश का राजा लुई 16वां था ना, उसको फिर से वहाँ पे लागू कर देता। और जैसे लागू करता है तो फिर से वहाँ पे क्रांतिकारी लोग जो है जन्म ले लेते हैं। और क्रांतिकारी लोग जो जन्म लेते हैं वो क्या करते हैं, इन सरकारों के सारे नियम के विरुद्ध क्रांतिकारियों जन्म लिया, और क्रांतिकारी ने अंदर ही अंदर खुफिया समाज का निर्माण कर लिया, और जिनका मुख्य मकसद ये था कि भैया राष्ट्रवाद का बदलाव, वियना संधि का विरोध और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ओके, आइए समझते हैं हम आगे। अब यहाँ पे आता है जोसेफ मोत्सनी। ये मोत्सनी याद नहीं रहेगा तो मेजनी याद रखिएगा, ठीक है, जोसेफ मेजनी या मेजनी बोलिए। मेजनी जो थे कौन थे, समझ लेते हैं। मेजनी एक इटालियन थे जिन्होंने अंदर ही अंदर दो गुप्त संगठन का स्थापना किया, यंग इटली और यंग यूरोप। याद रखना, अगर प्रश्न पूछ दे कि यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, कौन संगठन किया था, तो याद रखना कौन, मेजनी, ठीक है। और सभी रूढ़िवादी मेजनी से डरते थे, इटली के एकीकरण करना चाहता। जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी के बारे में बताए थे ना आप लोग को, जो रूढ़िवादी लोग थे वो मेजनी से डरते थे इटली का एकीकरण करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में समझेंगे। क्रांतिकारियों का जो योग रहा 1830 से 1848 से, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। यूनानी लड़ाई में अनेक मदद किया, ठीक है, यूनानी लड़ाई में अनेक मदद किया। इस लड़ाई में यूनानी खुद थे और कुछ पश्चिमी यूरोप के लोग थे, और कुछ कलाकारों ने अपनी पेंटिंग से इसमें मदद किया। और कभी भी कविता लिख के, कवि जो है, कवि क्या करते थे, कविता लिख के। अभी क्रांतिकारियों का युग 1800 युग होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, युग होना चाहिए, ठीक है, युग। क्रांतिकारियों को युग 1830 से 1848 की कहानी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इटली वगैरह में जानेंगे, ठीक है। ये जो यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो 1821 से ही प्रारंभ हो गया था, यूनान की लड़ाई में अनेक मदद किया, यूनानी लड़ाई में अनेक मदद किया। इस लड़ाई में यूनानी खुद थे, उसके बाद पश्चिमी यूरोप थे और कुछ कलाकार क्या करता था, पेंटिंग, क्या करता था,
पेंटिंग करके लोगों को समझाते थे ताकि उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए। सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं आ रहा था, कुछ खुश थे, कुछ लोग अपने मस्त थे। जैसे महात्मा गांधी, भारत में राष्ट्रवाद ये आंदोलन बहुत सारे चीजें हुआ था ना, भारत के लोग को चाहते थे वो सत्य और अहिंसा पे विजय करवावे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो खुश थे, काहे लड़ेंगे। असहयोग आंदोलन क्या बेर फेल हो गया था, लोग चाहबे नहीं करता था, हट जाता था, तो ये सब चीजें होती थी। ये जो था यूरोप के जो लोग थे उसने क्या किया, कलाकारों को पेंटिंग बनाने के लिए बोला कि इस तरह से पेंटिंग बनाइए ताकि राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जगे। और कवि लोग को बोला कविता इस प्रकार लिखिए, पत्रिका में इस प्रकार छापिए कि राष्ट्रवाद की भावना जगे। इसमें पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही मजबूत हो गया। और युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुतुनिया का संधि पेश किया गया, जिसमें यूरोप के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यह चीज समझ में आया जी? चलो, ये जो लहर चल रहा था कहाँ से चल रहा था, ये जो यूनानी लोग थे, क्रांतिकारियों का जो युग था 1830 से 1884, ये लंबा पीरियड जो चला था, ये जो सभी, ऐसा नहीं कि फ्रांस में चल रहा था, यूरोप के सभी क्षेत्र में चल रहा था, सभी जगह क्रांतिकारी लोग थे। क्रांतिकारी लोग क्या करते थे, क्योंकि उन्हें सभी जगह एक तरह मुक्ति दिलाना था, सभी लोग एकजुट होते थे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है। इस चीज को लेके इसने 1821 से ही प्रारंभ किया था यूनान में स्वतंत्रता के लिए। लेकिन यूनानी लड़ाई की मदद के लिए यूनानी खुद थे, ठीक है। बाकी पश्चिमी यूरोप से भी सहायता लिया, कलाकारों से भी सहायता लिया और कवि को भी शामिल किया, ताकि यूरोप के अंतर्गत जो भी चीजें अत्याचार हो रहा था, निरंकुशवाद शासन था, ऐसा नहीं कि फ्रांस में ही था उस समय। फ्रांस तो अपना मजा ले लिया था ना, फ्रांस को किस प्रकार सताया गया जब फ्रांस को फिर से राजतंत्र में घोषित कर दिया गया था। इस चीज की भावना पूरे यूरोप में छा गया था। अब यूरोप के लोग हर जगह क्रांतिकारी लोग उत्पन्न होने लगे और सब चाहते थे कि जो यूरोप है, यूरोप जो है स्वतंत्र हो जाए। क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए राजतंत्र से, ठीक है। तो 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि पेश किया गया, जिससे यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अभी तो यूनान ही हुआ है, ठीक है, यूनान। फिर आगे आते हैं, रोमानीवाद समझते भैया। रोमानीवाद, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या होता है? राष्ट्रीय विकास केवल युद्ध, चलिए, राष्ट्रीय विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा। इसके लिए हम काव्य, कला, कहानी, किस्सा और संगीत को भी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे रूस में एक भाषा पोलिश का प्रयोग करके राष्ट्रवादी के रूप में किया गया। तो रोमानीवादी क्या था? रोमानीवादी में अब यूरोप के जो लोग थे, ध्यान समझना, एक जगह हो गया था, ये यूनान तो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। अब देखो यूरोप के जो और भी राज्य थे, यूरोप के जो अलग अलग राज्य थे, अब सभी जगह तो ये भावना राष्ट्रवाद की जो है, राष्ट्रवाद का जो भावना था सब जगह जगने लगा। और लोगों ने सोचा, रोमानीवादी जो लोग थे उसने सोचा राष्ट्रीय विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना होगा। अब लड़ने वाले सब नहीं होते हैं, कुछ समझने वाले होते, उनको समझाओ, पेंटिंग से समझाओ, कविता से समझाओ, संगीत से समझाओ, और उसके अंदर जो है जिहान में राष्ट्रवादी ला दो, ठीक है। राष्ट्रवादी का वो चीजें कीड़ा दौड़ा दो ताकि उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना जग जाए। जैसे कि उसने देखा कि पोलिश का प्रयोग करके, पोलिश एक भाषा था, और उसका प्रयोग करके एक राष्ट्रवादी का रूप ले लिया। कहाँ पे? रूस में, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी चाहते थे कि हम काव्य, कला, कहानी, किस्सा और संगीत की मदद लेकर रूस में, जैसे रूस में एक पोलिश भाषा की मदद लेकर राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता था उस समय, ठीक है। फिर 1830 से 1848 में की कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे आप लोग को जो ये क्रांतिकारियों का युग जो था 1830 से 1884 में जो क्रांतिकारी उत्पन्न हुए थे वो सभी जगह थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, पहले तो ये 1832 में कुस्तुतुनिया,
1830, 1832, ध्यान दीजिए 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि पेश किया गया और यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। लेकिन अभी और भी चीजें बाकी है। अब 1830 से 48 में क्या हुआ कि यूरोप का जो आर्थिक स्थिति था खराब होने लगा। अब हर जगह लड़ाई होगा भैया। देखो अगर भारत में अगर देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत नहीं शामिल था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत शामिल नहीं था, समझिएगा ध्यान। लेकिन अब एक चीज सवाल आता है कि इस समय जो भारत में क्या हुआ था, भूखमरी हुआ था। अब क्यों हुआ था? लेकिन भारत शामिल नहीं था, लेकिन भारत के नागरिक तो शामिल था, क्योंकि उस समय जो था भारत पे ब्रिटेन का शासन था। और ब्रिटेन जिसे को अंग्रेजवा बोलते, क्या बोलते हैं, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज लोग का शासन था। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत के लोग को लेके जाते थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाने के लिए, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन लोग का शासन था उस समय, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब एक जगह एक देश से दूसरे देश का जब भी लड़ाई होगा तो किसी भी देश का आर्थिक स्थिति खराब ही होगा। तो ये जो लड़ाई था इतना लॉन्ग पीरियड देखा जाए 1830 से 1884 तक जो क्रांतिकारियों का युग रहा, क्रांतिकारी का जो युग रहा, इसमें क्या हुआ ध्यान से समझना। इसमें जो है एक देश दूसरे देश से परेशान था, लड़ाई कर रहा था एक देश दूसरे देश से कि भैया हमें यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद लाना था। जो क्रांतिकारी लोग थे सभी देश से मिलके एक एक देश को स्वतंत्र करने के लिए सोचा था, ठीक है। तो 1832 में तो वो यूनान स्वतंत्र ही हो गया। तो यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कठिन हो गई थी। इस समय में यूरोप की स्थिति इतना डगमगा गया था कि भूखमरी यूरोप में शुरू हो गया, क्योंकि इस समय यूरोप के लोगों ने खेतों में अनाज के लिए जो पौधे लगाए थे वो सभी डूब गए और इधर भूखमरी शुरू हो गई और बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा इस समय। और इस समय यूरोप को हालत बहुत बुरा हो गया था। मैंने बताया कि पहला तो रीजन ये हो गया कि भैया लड़ाई हो रहा था तो इसके वजह से भी भूखमरी होती है। दूसरी बात कि 1830 से जो 48 में हुआ था उसके बीच में एक बार बाढ़ आ गया था, पानी आ गया था। जो फसल किसान लोग लगाए भी थे वो भी डूब गए। अब इनके पास तो ना तो पैसा बचा ना कुछ बचा, ना यहाँ तो लड़ाई चल रहा, विवाद चल रहा, समाज में तो वही चल रहा है ना। तो जन विद्रोह हो गया। अब भैया यूरोप में क्या हो गया, जन विद्रोह हो गया। अब वहाँ के लोग जो है सरकार से लड़ना शुरू कर दिया। यूरोप के जितने भी लोग थे उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट शुरू कर दिया। वह लोग बताना चाह रहा था कि आपकी अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम लोग भूखे मर जाएंगे। आपका नियम शर्त मुझे पसंद नहीं है, आप हमें जो जरूरत है उस चीजों को पूर्ति करें, ठीक है। अब जन विद्रोह जो हुआ था ये यूरोप में हुआ। यूरोप में क्यों हुआ कि यूरोप के जो लोग थे पहले तो लड़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। क्रांतिकारी जो लोग थे, क्रांतिकारी अपने क्रांतिकारी एक कार्य में लग गया था। और जो बाकी लोग थे वो तो खेती बाड़ी किए थे। और उसी समय में क्या आ गया था, बाढ़ आ गया था। और बाढ़ में सभी फसल क्या हुआ, फसल जो है नष्ट हो गया, जिसके वजह से ज़्यादा भूखमरी आ गया और इनके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि लड़ाई चल रहा था और लड़ाई में सभी पैसे वगैरह सब चीज़ खत्म हो गया था क्रांतिकारी के पीछे। तो ये चीज़ें चलने लगी। अब जो है डायरेक्ट विद्रोह हो गया, जन विद्रोह। लोगों का विद्रोह को जन विद्रोह बोला जाता है। यूरोप के जितने भी लोग थे उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया और वहाँ के लोग बताना चाह रहा था कि भैया अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, हमें ज़रूरत की सामानें दो, नहीं तो भैया हम मर जाएंगे, ठीक है। आते हैं फिर क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 1848 की कहानी सुनाते हैं। यूरोपियन सरकार बहुत कोशिश किया परंतु वह जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज ने मिलकर दबा दिया। जो यूरोप के सरकार थे उसने सोचा कि यूरोप के जो सरकार थे उसने क्या सोचा, जर्मनी का एकीकरण नहीं,
एकीकरण कर दे, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे जो राजशाही, उदारवादी पहल और राजशाही था। अब राजशाही क्या होता था, राजाओं का शासन, राजशाही चल रहा था, ये चीज़ें जो था, और फौज ने मिलकर इस चीज़ को दबा देते थे। और यह भार जो है परसा ने ले लिया, परसा ले लिया। उस समय परसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था, ठीक है, जिनको परसा राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व किया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तब समझाते आगे। लगातार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलो भाई कोई नहीं, इसको हम पहले हटा लेते हैं। चलिए जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। 1848 में सरकार बहुत कोशिश कर रहा था कि भैया जर्मनी का एकीकरण हो जाए, लेकिन होता क्या था, जैसे वो सोचता था वो नहीं कर पाता था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण यहाँ यह उदारवादी पहल, राजशाही और फौज मिलकर दबा देते थे। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए जब भी सोचते थे वहाँ सरकार, तो भैया फौज और राजशाही जो लोग थे वो दबा देते थे। अब ये क्या क्या, यह भार परसा ने ले लिया। उस समय परसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था, जिनको परसा राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व किया, और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों से युद्ध में परसा की जीत हुई। परसा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, समझे, परसा जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, और इसने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों से युद्ध में परसा की जीत हुई, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, और जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुआ था। वर्साय में एक समारोह में परसा ने राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो समझ लेते हैं फिर से कि भैया 1848 में जो है, 1848 में ये जो थे वहाँ के यूरोप के जो सरकार थे वो जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन नहीं करने देता था, राजशाही और फौज मिलकर दबाते थे। तो फिर इसने सोचा कि भैया परसा के पास गया, बोला भैया परसा आप ना कुछ कर दो मेरे लिए। तो परसा क्या किया, इसकी जिम्मेवारी ले लिया कि भैया टेंशन मत लो, मैं कर देता हूँ उसने। और उस समय जो था परसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था, और बिस्मार्क के नेतृत्व में एकीकरण की शुरुआत हुई, और 7 वर्ष के दौरान, ठीक है, ये जो पीरियड चला था 7 वर्ष का चला था, और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों से ये परसा युद्ध जीत गए, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। और जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ। परसा ने क्या किया, राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आया। अब जर्मनी की एकीकरण में बाधाएं क्या थी, अगर प्रश्न पूछा जाए जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, समझिएगा। जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। विखंडित का मतलब कि टूटा हुआ भाग था, इस प्रकार से टूटा हुआ था, विखंडित राज्य था। इसमें 300 छोटे छोटे राज्य थे। इसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। वहां परसा शक्तिशाली राज्य था, अपना प्रभाव बनाए हुए था। उसने जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में नहीं आ रहा था। ये चीज समझ में आया जी कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी जो था छोटे छोटे राज्य में विभाजित था, लगभग 300 से अधिक राज्य में ये बटा हुआ था। ठीक है, और उसमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं था। ठीक है, क्या था, विषमताएं था। तो वहाँ पे अलग अलग लोग जो थे अलग अलग धर्म को मानते थे, और समाज में अलग अलग के भाषा भी बोला जाता था। और इस चीज़ के बारे में, जबकि वहाँ पे एक राज्य था, क्या था, परसा। परसा जो था शक्तिशाली राज्य था, उसने अपना प्रभाव जो बनाए रखा वहाँ पे। और उसने, अब जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था, तो उसने लोगों को बताया भैया राष्ट्रवाद में हम लोग का साथ दो, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। लेकिन वहाँ के लोग समझ ही नहीं रहे थे, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में नहीं आ रहा था। बात समझ में आया ये चीज़ें, कि फिर से एक बार और हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देखो, वहाँ परसा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए थे। उसमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था,
जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में, वहाँ के लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये एकीकरण की बाधाएं थी। अब इटली जर्मनी का एकीकरण इतिहास में 19वीं सदी के पहले इटली में 13 राज्य था और इटली के एकीकरण का जनक जोसेफे मेज़नी को माना जाता है और मेज़नी का जन्म जनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रेलिया कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और इटली की समस्या काउंट काबूर ने इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बताया ताकि वहां के लोगों को लगे, अब देखो अंतरराष्ट्रीय समस्या मतलब देशों का समस्या, सभी देशों का समस्या, विश्व समस्या बता दिया। क्यों? ये बिस्मार्क काउंट काबूर जो थे उसने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया और इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबल्डी को कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, इटली के एकीकरण श्रेय जो है किसको जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबल्डी, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ। कौन किया था? मेज़नी ने किया था। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूं। ठीक है, आइए गैरीबल्डी लाल कुर्ती नाम से देखो, गैरीबल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा गया नामक। अगर आपसे सवाल पूछा जाए लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, तो याद रखना गैरीबल्डी ने। विक्टर एमोनियल सार्डिनिया का शासक था और इटली के एकीकरण की शुरुआत में लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। इटली की एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया ये दोनों राज्य के मेल से जो है इटली का एकीकरण संभव हो सका। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 में हुआ था। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 में हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1871 में क्या हुआ? रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया। ये कुछ फैक्ट्स था, समझा दिए। अब देखो, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। ये जो है जोसेफे मेज़नी ने बोला कि अगर यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को दे दो। मतलब नवयुवक कौन हो गया? जवान व्यक्ति। ठीक है, जवान व्यक्ति, नया व्यक्ति, जो नए खून, हम लोग क्या है? नवयुवक हैं, नया युवक है, बूढ़ा युवक तो है नहीं। ठीक है, तो ये कौन बोला? मेज़नी ने बोला। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया। इटली का एकीकरण किसने किया? काउंट काबूर ने किया। और इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। ठीक है, इटली के एकीकरण का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। चलो भाई, जोसेफे मेज़नी ये जोसेफे मेज़नी जो था, मेज़नी कौन था अगर पूछ दे सवाल तो इसके बारे में समझना है। रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख, इटली के संस्थापक। इसका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना था, जो कि 1831 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह का असफलता से युद्ध के जरिए। ठीक है, समझिएगा, रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख कौन थे? मेज़नी थे। इटली के संस्थापक। इसका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण और 1831 से 1848 जो क्रांतिकारियों का विद्रोह था वो असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया और पीडमाउंट के शासक विक्टर एमोनियल द्वितीय पर आ गया था। ठीक है, जोसेफे मेज़नी के बारे में आपने नहीं समझा। जोसेफे मेज़नी कौन था? मेज़नी कौन था? रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे और इटली के संस्थापक। लक्ष्य और शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? 1831 से 1848 की क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहा और युद्ध के जरिए इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया और पीडमाउंट के शासक विक्टर एमोनियल द्वितीय पर आ गया। ठीक है, ये जो जब असफल हो गया तो ये जो सार्डिया और पीडमाउंट के शासक जो था कौन था? विक्टर एमोनियल द्वितीय पर आ गया, क्योंकि 1831 से 1848 का जो विद्रोह हुआ वो असफल रह गया और ये चाहते थे कि इतालवी राज्य को जोड़ ले, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये किसको दे दिया?
बोला भैया विक्टर एमोनियल आप इस चीज को संभाल लो, ठीक है। काबूर यह ना ही क्रांतिकारी थे और ना राजतंत्र में विश्वास था इसको, फिर भी ये एक काबूर कौन था, काउंट काबूर कौन था, ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना राजतंत्र में विश्वास रखता था, और यह इस एकीकरण प्रक्रिया में यह एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया अपने चतुर कूटनीतिज्ञ से। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच से जो युद्ध हुआ था उसमें काबूर ने जीत लिया। ये जो काउंट काबूर था, ठीक है, काउंट काबूर जो था ना तो ये क्रांतिकारी थे ना जनतंत्र में ये विश्वास रखते थे, इनको लोगों में भी विश्वास नहीं था, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं तब समझते हैं। चलो भाई, जो काबूर थे, काउंट काबूर जो थे, ये क्रांतिकारी भी नहीं थे, फिर इनको लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो था एक चीज था, चतुर और कूटनीतिज्ञ था। जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है भेदभाव डाला गया, जो युद्ध हुआ था, कहता है जो चीज आप ताकत से नहीं जीत सकते वो कूटनीतिज्ञ से जीत सकते हैं। जो राजनेता होता, जो नेता होता है, वो अगर राजनीतिक में जाना है तो कूटनीतिज्ञ आपको आना चाहिए, बिना कूटनीतिज्ञ के आप राजनीतिक में नहीं जा सकते। अगर किसी को, सबसे पहली बात देखो, कहीं पे जीत हासिल करना है तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे बहुत आदमी लड़ रहे हैं, अब यहाँ पे कूटनीतिज्ञ ये जो थे काउंट काबूर क्या किए, अब ये दोनों लड़ रहे थे, मान लो ये दोनों लड़ा दिए, इस दोनों राज्य के बीच में क्या कर दो, लड़ा दो, फूट डालो और इस पे शासन कर लेते थे। तो इसी प्रकार से इसके अंदर जो था कूटनीतिज्ञ चतुर से, तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें काबूर ने जीत लिया, ठीक है, काबूर जीत लिया। तो काबूर ना क्रांतिकारी थे और ना राजतंत्र में, ना लोगों पे इसको विश्वास था। ये फिर भी इस एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया था कौन, काउंट काबूर, और ये चतुर कूटनीतिज्ञ से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध हुआ और उसमें कौन जीत लिया, काबूर ने जीत लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए, जोसेफ गैरिबाल्डी, ठीक है, हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था और 1807 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलिया के राज्य में प्रवेश कर गए और स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा और स्पेनिश शासकों के युद्ध में बड़ा योगदान रहा, और इस तीनों के वजह से इटली का एकीकृत हो गया और विक्टर एमोनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया, क्योंकि वह दयालु था और सार्डिनिया के राजा भी रह चुके थे। सार्डिनिया के राजा कौन रह चुके थे, विक्टर एमोनियल, ठीक है। देखो विक्टर एमोनियल, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, देखो ये जोसेफ गैरिबाल्डी था, इसे हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था और 1807 में ये क्या किया, दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गया, इंटर लिया, और ये जो है वहाँ के स्थानीय लोगों से और किसानों लोगों का समर्थन पा रहा था कि बोला कि भैया अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे फ्री होके स्वतंत्र होके घूमें तो आपको मेरा साथ देना होगा। तो लोगों ने यहाँ पे इनका खुल के साथ दिया और स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान रहा, स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान रहा। अब इस तीनों के वजह से इटली एकीकृत हो गया। विक्टर एमोनुएल द्वितीय जो थे, विक्टर एमोनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। काहे कि विक्टर एमोनुएल जो था बहुत ज़्यादा दयालु था, ठीक है, इसलिए सार्डिया के राजा भी ये रह चुके थे। ये जो थे विक्टर एमोनुएल सार्डिया के राजा भी रह चुके थे। ओके, और भाई जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण समझते हैं। इटली, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्सा के शासक एक सेकेंड, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम को
प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है, विलियम प्रथम को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पर्सा था। और बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में करना चाहता था। विलियम को जर्मनी संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। और बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस चीज से था? फ्रांस से। तो भैया यहाँ पे कहानी क्या होता? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण अगर सवाल पूछे, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। और बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम को प्रधानमंत्री बनाया। और जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य, अगर जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा? पर्सा था, बहुत ज़्यादा मजबूत था। बिस्मार्क जो था मेजनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में करना चाहता था, लेकिन ये जो था विलियम को जर्मन संघ का सम्राट बना दिया। और 8 फरवरी 1871 ईस्वी में ये उसको साम्राज्य दे दिया। बिस्मार्क को एक ही इंसान से जड़ था, वो था फ्रांस, क्योंकि जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ था वहीं से शुरू हुआ था। ओके, बिस्मार्क ने क्या किया? 8 फरवरी 1871 में विलियम प्रथम को जर्मन संघ का ताज पहनाया। और बिस्मार्क को सबसे अधिक डर फ्रांस से था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। इसका जन्म 15 मई, यहाँ पे लिखा गया है गई, मई 1773 को काब्जेल नामक नगर में हुआ था। और इसके पिता संपत्ति तथा जागीर नेपोलियन बोनापार्ट ने जब्त कर लिया। ओके, चलो भाई, देखो बिस्मार्क जो था 18 उसको ताज पहना दिया। बिस्मार्क को जो था सबसे अधिक डर किससे था? फ्रांस से था। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो था, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका जन्म 15 मई 1718, अरे यार जवान है, फिसल जा रहा, ठीक है, 1773 को काब्जेल नामक नगर में हुआ था। और इनका पिता संपत्ति, इनका जो पिता का जो संपत्ति था भैया नेपोलियन बोनापार्ट ने जब्त कर लिया था। इनका शादी की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो मेटरनिक था, इनका शादी जो हुआ था 1795 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालिक चांसलर की कनिज की पुत्री के साथ हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, का 7 मई 1848 ईस्वी में किया गया था। बिस्मार्क को 23 सितंबर 1862 में पर्सा का चांसलर बनाया गया। याद रखना ये सब पॉइंट को, ये जो पॉइंट था मैंने आप लोग के लिए पॉइंट्स निकाल दिया ताकि आप लोग को ये पॉइंट्स याद रहे, ठीक है। किताबी भाषा में ज़्यादा याद नहीं करना, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था और इसका जन्म 15 मई 1773 को काब्जेल नामक नगर में हुआ था। और उनके पिता का संपत्ति और जागीर जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने जब्त कर लिया। और इनका शादी जो है 1795 में हुआ था। और उस समय किसके साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन चांसलर कनिज की पुत्री के साथ हुआ था। और फ्रैंकफर्ट की संधि अगर पूछे तो मई 1848 में बताना है। और बिस्मार्क को 23 सितंबर 1862 में पर्सा का चांसलर बनाया गया। ये जो पॉइंट्स था इसे याद रखना है। अब देखो 1866 में सेरेजोवा का युद्ध में ऑस्ट्रेलिया पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 1866 में क्या हुआ? सेरेजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, भैया अब मेरे से नहीं होगा। फिर क्या हुआ? 23 अगस्त 1866 में संधि में ऑस्ट्रेलिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया क्या क्या? जर्मन संघ से शामिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेरेजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया पर्सा के आगे आत्मसमर्पण, पर्सा जो बहुत शक्तिशाली था, पर्सा क्या था? बहुत शक्तिशाली था, तो ऑस्ट्रेलिया आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और ये जो है 23 अगस्त 1866 में संधि में ऑस्ट्रेलिया क्या क्या, फिर जर्मन, ठीक है, देखो जर्मन और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अब फिर मिल गए। कब मिल गए थे? 23 अगस्त 1866 ईस्वी में। ये दोनों, इसको जो ऑस्ट्रेलिया को पर्सा पसार दिया था, पर्सा जो है बहुत मार मारा था, ठीक है, इसको आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को पर्सा और फ्रांस के बीच में सेडान का युद्ध हुआ। फिर सेडान का युद्ध हुआ। अब नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर देता है।
ये इतने मजबूत थे। ठीक है, 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की होता ना यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, ये जो फ्रैंकफर्ट होना चाहिए यहाँ पे, फैक्कर नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण समाप्त हो गया। आई होप आप लोग समझ गए, पर्सा बहुत ज़्यादा मजबूत था। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ब्रिटेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड में 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था और 1688 में इंग्लैंड वालों ने राजशाही सत्ता ले लिया और इंग्लैंड राष्ट्र बन गया। ठीक है, ब्रिटिश ये जो देखो राजशाही सत्ता जब तक नहीं लेगा तब तक संभव है मेरे भाई, नहीं है। तो ये जो स्कॉटलैंड जो था, ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन ये थोड़ा समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं। स्कॉटलैंड 18वीं शताब्दी से पहले भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, लेकिन 1688 में इंग्लैंड वालों ने राजशाही सत्ता ले लिया। ठीक है, और इंग्लैंड राष्ट्र बन गया और ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे देश समाज थे जिसमें निजातीय कहा जाता था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे, देश थे। ठीक है, जिसे निजातीय बोला जाता था। ये चीज समझ में आया भैया, ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे देश थे। ठीक है, और जिसे क्या बोला जाता था, उसको निजातीय कहा जाता था। ठीक, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ गया और इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ा गया और ब्रिटेन एक नया राष्ट्र बन गया। ये कुछ ज़्यादा चीज़ तो था नहीं, इसे पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये क्या हुआ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों मिलके यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया। और राष्ट्र के निर्माण के बाद राष्ट्रगान लिखा गया और अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया। ब्रिटेन के जो लोग थे, अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा बनाया गया और ब्रिटेन का राष्ट्र ध्वज भी बनाया गया। तो यहाँ पे जो था, धीरे धीरे सभी जगह जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी पनप ही रही थी। तो लगभग जगह होने के बाद तब जो है ब्रिटेन की बारी आती है और ब्रिटेन 18वीं शताब्दी से पहले वहाँ पे कोई भी नेशन नहीं था। 1688 में उसने, इंग्लैंड वालों ने राजशाही सत्ता ले लिया और इंग्लैंड राज्य बन गया और ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे देश था जिसे निजातीय बोला जाता। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़ गया था, अच्छा हो गया था और स्कॉटलैंड के बीच स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हुआ। अब ये जो है कुछ देशों को जोड़ लिया था, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ठीक है, समझिएगा मेरे भाई, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड दोनों सभी मिलके क्या किया, यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया, राष्ट्रगान लिखा गया और अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया और ब्रिटेन का राष्ट्र ध्वज भी बनाया गया। फिर आता है आगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना रूपक। जब किसी अमृत विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्याई, मुक्ति को किसी भी व्यक्ति या चीजों के जरिए इंगित किया जाता है। देखो भाई, समझना मेरे भाई, अब किसी भी राष्ट्र को घोषित कर दिया स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, थोड़ा सा राष्ट्रीय दृश्य कल्पना समझिएगा। जब स्वतंत्र होता है देश तो उसके लिए हम लोग क्या जानते थे, यहाँ से हम अपने देश पे लेके बताते हैं आप लोग को। स्वतंत्रता के बाद हम लोग का एक पहचान हो गया, सामूहिक पहचान। सामूहिक पहचान, ठीक है, पहचान क्या हो गया, तिरंगा हो गया। क्या हुआ, तिरंगा हुआ।
दूसरी बात तिरंगा हो गया, समझ में आया ये चीज। दूसरी बात राष्ट्रगान, राष्ट्रगान लिखा गया, राष्ट्र ध्वज जिसको बोला जाता है, इन सभी चीज़ों को एक अलग बनाया गया जिसपे सभी लोगों का एक सामूहिक पहचान है। तिरंगा हम लोग का एक सामूहिक पहचान है। तो रूपक जब किसी अमृत विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या या मुक्ति को किसी व्यक्तियों या किसी चीज़ों के जरिए इंगित किया जाता है तो ये क्या हुआ, राष्ट्रीय दृश्य कल्पना। तो राष्ट्रीय दृश्य कल्पना नहीं समझे आप लोग, हाई हो दादा, अभी बताए ना कि एक स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता राष्ट्रीय की बात आता है तो उसकी दृश्य कल्पना, राष्ट्रीय की दृश्य कल्पना किसी चीज़ों से इंगित किया जाता है, जैसे सामूहिक पहचान के लिए तिरंगा, राष्ट्रगान, ये सभी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास और मजबूत करने के लिए बनाया गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझते हैं हम लोग बच्चों राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है, ठीक है। और ये अध्याय जो है यहीं पे अब आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भैया देखो कुछ चीज़ें हमको लग रहा है, एक दो चीज़ जो है शायद से अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो कमेंट करना। ये वाला चीज़ जो है मुझे लग रहा है कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करना, फिर से इस पर हम एक अलग टाइप के वीडियो लाएंगे, क्योंकि हो गया था इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है छोड़ दिए, और ये इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये पूछा नहीं जाता मेरे भाई। बाकी चीज़ों इधर जो जितने भी चीज़ था आई होप मैंने सारा चीज़ कवर ही करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जो ये चीज़ें था ब्रिटेन के बारे में लेके अगर फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको ज़रूर डिस्कस कर देंगे। और ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, जो पॉइंट्स था जो पूछा जाता है, अभी नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछा जाता। अगर तब फिर भी किसी को दिक्कत हुआ होगा तो समझने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बताएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो डायरेक्ट इसलिए कि इसको भी समझ सकते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये तीनों मिलके जो है यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया। इसका यही मतलब था ब्रिटेन में जो 18वीं शताब्दी से पहले जो था ब्रिटेन नेशन नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को लेके देखो कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, अच्छी तरह समझना पड़ता है। अब राष्ट्रीयवाद और साम्राज्यवाद समझते हैं। 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी से जो पहले था 19वीं शताब्दी तक जो राष्ट्रवाद की भावना था वो अब साम्राज्यवाद में बदलते हुए नजर आ रहा था। साम्राज्यवाद क्या है, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी या अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। 1878 में, ठीक है, 1878 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में भौगोलिक जातीय भिन्नता और इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारी और अल्बेनिया यूनान कोई था, ठीक है। अल्बेनिया थे, यहाँ पे कोई नहीं, कोई गलत लिखा हुआ थी, अल्बेनिया यूनान की थी। वेस्ट एरिया हर्जी गोविंदा, ठीक है, हर्जी गोविंदा स्लोवेनिया और स्लोविया, ठीक है, क्या है सवेरिया भी सर्बिया, सॉरी ये प्रोनाउंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये क्या है सर्बिया भी शामिल था। अब देखो ये चीज़ें ना कुछ अलग दे रखा, 1800 ये चीज़ कहानी जो दे रखा है कि हुआ क्या था, जब राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में जो गंभीर रूप से ले लिया था, और गंभीर रूप से एक एक चीज़ जो था वहाँ पे हर जगह राष्ट्रवादी का भावना छाने लगा, और वहाँ के लोग में जो है इसको लेके एक क्राइम होने लगा। क्राइम इस तरह से बोला जाए, वहाँ के लोग हर लोग जो है एक दूसरे के प्रति पक्षांतर होने लगा। पहले तो देश के लिए हुआ था, ठीक है, पहले जो हुआ था देश के लिए, फिर क्या हुआ राज्य अलग होने लगा, अपना अपना राज्य बनाने लगा। राज्य से क्या होता है जिला का निर्माण होने लगता, तो जिला के जो लोग थे अलग अलग, ये भावना सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आने लगा। तो ये सब अलग अलग जो मैंने आपको बताया, अल्बेनिया, यूनान और वेस्ट एरिया जो हर्गिज गोविंदा, स्लोवेनिया और सर्बिया भी शामिल थे इस क्षेत्र में। भौगोलिक मतलब 1878 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी का तनाव स्रोत बाल्कन क्षेत्र था, और भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारी या उसी को बोला जाता है बुल्गारी या अल्बेनिया यूनान थी, और इसमें ये सब क्षेत्र थे,
ठीक है, इसमें ये सब क्षेत्र थे। किसमें? यूरोप में जब गंभीर राष्ट्रवादी का तनाव आया तो इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना आना शुरू हो गया। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। तो साम्राज्यवादी क्या था? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाना चाहेगा तो क्या चाहिए? उसे आर्मी बढ़ाना पड़ेगा, और आर्मी बढ़ाएगा तभी तो हम लोग सतर्क रहेंगे। ठीक है, चलो देखो, भारत और पाकिस्तान में एक सीमा है। ठीक है, और इस सीमा पे जो है कौन रहते हैं? खरा आर्मी रहते हैं। कौन रहते हैं? खरा आर्मी रहते हैं। कौन है? खरा आर्मी है। दोनों तरफ से आर्मी है। क्या है कि ये जो है दोगला देश है। कौन? पाकिस्तान। ठीक है, ये जो है कभी चाहता है कश्मीर हपत ले, कभी जगह हपत लेता है। तो इसलिए यहाँ पे हर एक देश के जो है सीमा पे जो है आज लोग टिके हुए हैं इसी वजह से। और किसी भी देश का अगर शक्ति को बढ़ाना है तो क्या चाहिए भैया? आर्मी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके किसी भी देश की शक्ति बढ़ेगा। ठीक है, साधन का प्रयोग करके साम्राज्यवाद कहते हैं। मतलब जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी या अन्य साधन का प्रयोग करके, उसको ही क्या बोला जाता है? साम्राज्यवाद बोला जाता है। ठीक है, तो यूरोप के जो राष्ट्रवाद में जो था महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो आपका ये हो गया जर्मनी का एकीकरण। कभी कभी ये सब प्रश्न जो है पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग को, तो ये सब चीज ना याद रखना आप लोग। ठीक है, काबुल कौन था, जोसेफ मेजनी कौन था, ये सारी चीजें थी। तो आई होप आप लोग ये सभी चीज समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना जी? चलो भाई, चलो तो ये यूरोप की जो कहानी थी इसमें जो है लगभग कितने याद रखे हैं आप लोग? 44 देश है। कितने? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 44 देश है। जो शुरू हुआ था ये फ्रांस से शुरू हुआ था। यहीं पे है आपका स्विट्जरलैंड, इसके जस्ट बगल में। ये पे है, यहाँ पे है हंगरी, और यहाँ पे है ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, अब ये जो है रसियन लिखा है ना, तो ये क्या है? रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, अब बहुत सारे चीज़ हैं इस मैप में। ज़्यादा इंग्लैंड, यहाँ पे है भैया इंग्लैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन बना था, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया था ये ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेन, सर्डेनिया, जो देश के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सर्बिया, ये सब देश ही हैं इसके अंतर्गत। तो ज़्यादा तो हमें भी स्वीडन, नॉर्वे, ये सब देश है। ठीक है, और इन सभी देश के बारे में इसमें चर्चा था। सिसली ये भी है, नेपाल यहाँ पे है। ठीक है, ये नेपाल से यहाँ पे। तो ये सभी देश जो है किसमें? यूरोप में पड़ जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया। तब फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो बाबू कमेंट करना। और अगर आप लोग कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा इतने 1-1.5 घंटे से बोल के हम भी परेशान हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।